हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे इन्हेलर्स के बारे में। इन्हेलर्स एक डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम मेडिसिन को डायरेक्टली लंग्स के अंदर इन्हेल करते हैं। और ये इन्हेल क्यों करते हैं? कुछ लंग कंडीशंस जैसे ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए। ब्रोंकियल अस्थमा में अलग तरीके के इन्हेलर्स यूज़ किए जाते हैं। सीओपीडी में भी इन्हेलर्स ब्रोंकियल अस्थमा से यूज़ किए जाते हैं, पर उसमें कुछ अलग तरीके के इन्हेलर्स यूज़ किए जाते हैं। आम पब्लिक में ये मिथ है कि इन्हेलर्स की आदत पड़ जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अस्थमा या सीओपीडी के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपके वो पहले पेट में जाएगी, वहाँ पे रिएक्ट करेगी, फिर आपके ब्लड में जाएगी, फिर थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और फिर आपके लंग्स में जाएगी। पर यहाँ पर आप मेडिसिन को डायरेक्टली इन्हेल कर रहे हैं लंग्स में। ब्रोंकियल अस्थमा में इन्हेलर का कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये समझना होगा ब्रोंकियल अस्थमा में होता क्या। ब्रोंकियल अस्थमा में जब आप सांस लेते हैं तो वो अंदर चली जाती है, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो सांस की नली जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, जिससे सांस बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है और एयर अंदर ट्रैप हो जाती है। पेशेंट को ये अंदर लगता है कि जैसे टाइटनेस हो रही हो चेस्ट में, कुछ भारीपन हो रहा हो या अंदर कुछ अटका हुआ हो जिसको वो खांस खांस के निकालता रहता है और उसको थोड़ा सा म्यूकस या थूक निकलता है बस सिर्फ। अस्थमा ज़्यादातर एलर्जिक होता है और पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाता है। एलर्जिक अस्थमा में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक कंपोनेंट ये होता है कि आपकी विंड पाइप सिकुड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती है जब आप सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। दूसरा कंपोनेंट ये होता है कि उसमें म्यूकस ज़्यादा बनता है, सेक्रीशंस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट ये होता है कि अंदर की लेयर जो होती है विंड पाइप की, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है। अब जो एयर पाइप या विंड पाइप जो कंस्ट्रिक्ट करती है, उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है कई, जैसे थियोफाइलिन है या डॉक्सोफाइलिन है, ये हमारे पास मेडिसिन हैं, वो कंस्ट्रिक्शन को कम कर देते हैं। और कोई इन्हेलर्स भी हैं कई, जिससे हमारी विंड पाइप डायलेट हो जाती है। जो अंदर सेक्रीशंस ज़्यादा बनते हैं वो एंटी एलर्जिक से कम हो जाते हैं। पर जो विंड पाइप में स्वेलिंग आ जाती है, जो तीसरा कंपोनेंट है, उसके लिए कोई भी मेडिसिन ओरली नहीं है सिवाय स्टेरॉइड्स के, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम स्टेरॉइड देंगे तो वो स्वेलिंग कम हो जाती है और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ओरल स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है और वो ब्रोंकोडायलेटर्स यानी विंड पाइप को जो डायलेट करती हैं दवाइयाँ, जैसे कि थियोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन, उस पर चल रहे हैं, उसको सिम्टम्स बहुत कम हो सकते हैं। सेक्रीशंस हम एंटी एलर्जिक्स हमने कम कर लिए, पर जो विंड पाइप में जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है अंदर की तरफ, उसको हम किसी भी तरीके से सही नहीं कर पाते सिवाय ओरल स्टेरॉइड्स के। तो अगर उसको हम वैसे ही छोड़ दें तो उसमें हो सकता है कि आपको 5-6 साल, 10 साल, 20 साल तक कोई सिम्टम्स ना हो। पर धीरे धीरे ये जब इन्फ्लेमेशन होता रहेगा हर साल, जब एलर्जी होगी, तो अंदर की मसल्स जो हैं, ब्रोंकियल मसल्स जो हैं, वो मोटी होती चली जाएंगी और विंड पाइप की जो डायमीटर है या जो उसका चौड़ापन है वो कम होता चला जाएगा, जिसको हम किसी भी दवाई से कम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में स्टेरॉइड्स के इन्हेलर बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि वो जाते हैं माइक्रोग्राम्स में, और हम जब दवाइयाँ खाते हैं ओरली, वो खाते हैं मिलीग्राम्स में, और वो लोकली एक्ट करते हैं जो इन्हेलर्स होते हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही मिनिमल होता है। सीओपीडी में ये देखा गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में स्टेरॉइड का इन्हेलर लेने से कि निमोनिया के केसेस कुछ ज़्यादा होते हैं, पर ब्रोंकियल अस्थमा में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। तो इन्हेलर कई तरीके के होते हैं, कुछ विंड पाइप को डायलेट करते हैं, कुछ जो है लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और कुछ स्टेरॉइड इन्हेलर है जो अंदर की स्वेलिंग को कम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इन्हेलर कितने तरीके के होते हैं। इन्हेलर कई तरीके के होते हैं, इसमें दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, डिवाइस भी डिफरेंट हो सकती है एक खास तरीके की दवाई को इन्हेल करने के लिए। पहली डिवाइस है जिसे हम कहते हैं रोटाहेलर। ये डिवाइस बड़ी सिंपल डिवाइस है, इसको हम निकालें तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर हम कैप्सूल डाल सकते हैं। जब कैप्सूल डालते हैं तो इसको हम प्रेस कर देते हैं और ये कैप्सूल पंक्चर हो जाता है, तो उसमें जो पाउडर होता है वो अंदर इस चैम्बर में आ जाता है। अब इसको हम पहले सांस बाहर निकालेंगे और फिर तेज़ी से अंदर खींचेंगे और खींच के थोड़ी देर तक रोकेंगे और फिर दोबारा लेंगे। इस तरह से 2-3 बार लेंगे जिससे पूरा पाउडर अंदर चला जाए। फिर चैम्बर को खोल के हम कैप्सूल को निकाल भी सकते हैं। तो ये तो हुआ रोटाहेलर। अब दूसरी डिवाइस आती है, इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसको मुंह में लेते हैं, ये वाले पोर्शन को। यहाँ पर डोजेज़ लिखी होती हैं कि कितनी डोजेज़ आपकी ख़त्म हो गई, कब आपकी ख़त्म होने वाली है, ये आपको पता चल जाएगा। पहले सांस बाहर निकालते हैं,
फिर इसको अंदर लेते हैं, इसको इस वाले पोर्शन को पूरा दोनों तरफ से टाइट रखते हैं ताकि हम जब इसको प्रेस करें तो इसमें से जो है एयर निकलेगी, इसमें जो है गैस निकलेगी जिसको हमें अंदर इनहेल करना है। तो मैंने सांस बाहर निकाली, फिर इसको मैंने मुंह में लगाया और फिर इसको पूरी तरह से टाइट किया और फिर जैसे ही दबाया वैसे ही सांस अंदर खींच के रोक लेना है। जब अंदर इसको रोक लिया फिर थोड़ी देर तक, जितनी देर तक रोक सकते हैं उसे रोका और फिर दोबारा एक दूसरा पफ अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। जो स्टेरॉयड इनहेलर हैं, कई नाम से आते हैं, तो उन स्टेरॉयड इनहेलर्स के बाद में हमें माउथ रिंस या कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसको हमें लंग्स में लेके जाना है, मुंह में नहीं रखना है। तो अगर मुंह में चली जाती है तो हमें उसको पानी से कुल्ला करके निकाल देना है, क्योंकि नहीं तो फिर फंगल इन्फेक्शन मुंह में होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं कि आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं तो आप पानी पी लीजिए ताकि मुंह में वो मेडिसिन ना रहे। तीसरे तरीके के इनहेलर्स जो होते हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं, पर उसमें जैसे ही हम दबाएंगे इसको तो हमें इसको दबाने और अंदर सांस खींचने को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है एकदम। अगर हमने दबा दिया पहले और सांस बाद में ली तो आधी से ज़्यादा दवाई आपकी मुंह में ही रह जाएगी। तो आपको इसको दबाने और सांस अंदर खींचने के, जैसे ये दबाया मैंने, तेज़ी से सांस अंदर खींच ली ताकि हम ये सारी मेडिसिन लगभग अंदर चली जाए। पर अगर हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते तो इसकी जगह आप दूसरी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सिंक्रोनस डिवाइस आ गई है जिसमें क्या करते हैं, जब हम इसको लगाते हैं तो वो तभी जो उसमें से गैस आएगी जब हम उसको अंदर से खींचेंगे। अगर खींचेंगे नहीं तो उसमें से गैस नहीं आएगी। या फिर ये कर सकते हैं, इसमें एक स्पेसर होता है, स्पेसर में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है प्लास्टिक का, इसको आप छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है प्लास्टिक का, इसको आप एयर टाइट कर देते हैं इसको मोड़ के, और ये इन्हेलर वाली डिवाइस इधर से लगा देते हैं। इसी के लिए वो बना होता है। अब हम जब यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये सारा जो इसमें से गैस जो है या मेडिसिन है इसमें आ जाएगी चैम्बर में, और फिर हम इससे सक कर सकते हैं आराम से अपनी सुविधा अनुसार। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग सिंक्रोनस नहीं कर सकते एयर अंदर लेने और इसको दबाने को, तो वो आराम से इस चैम्बर से ले सकते हैं। ये तो आपका स्पेसर है। कुछ ऐसी भी डिवाइसेस आती हैं जो वन वे होती हैं, आप उसमें गैस डाल दीजिए और फिर बाद में आप खींच सकते हैं, पर जैसे ही आप सांस बाहर निकालेंगे तो वो बंद हो जाएगी। यानी वो वन वे है, आप उससे सांस खींच तो सकते हैं, उसमें से हवा निकल नहीं सकती है। ये 3 तरीके की डिवाइसेस हो गई। और फिर अगर ना तो रोटाहेलर पेशेंट ले पा रहा है, ना इस डिवाइस से ले पा रहा है, ना सिंक्रोनस वाली से ले पा रहा है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत ही नहीं है कि वो सांस खींच पाए, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो चलते हैं बैटरी से या बिजली से, जिसे हम कहते हैं नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र में जो ये मेडिसिन होती है उसका लिक्विड फॉर्म होता है और इंजेक्शंस को उस नेबुलाइज़र में डाल देते हैं, और उसको हम जब हम बिजली से चलाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो उन लिक्विड पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं एरोसोल। और एरोसोल ये जो होता है इसको हम इनहेल कर लेते हैं मास्क के थ्रू एक ऊपर लगाकर। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इनहेलर्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो आपको इनहेलर लगातार लेने ही पड़ेंगे। पर अगर ब्रोंकियल अस्थमा है, सीजनल अस्थमा है या फिर एक्सर्शनल अस्थमा है, तो आप जब ज़रूरत पड़े, जिन दिनों में ज़रूरत पड़े उन दिनों में इनहेलर ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी आदत पड़ जाए। बस सिर्फ ये है कि जो दवाइयाँ मुंह से खा रहे हैं उसकी जगह वो मेडिसिन हम इनहेल कर रहे हैं और डायरेक्टली वो लंग्स पे काम करती हैं। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।